कैंडी कॉर्न। कहानी की शुरुआत में हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जिनमें से एक का नाम माइक होता है और वो लोग आपस में हैलोवीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना वो हैलोवीन पर लोगों के साथ प्रैंक करें, जिससे कि लोग परेशान होंगे और उन्हें काफी मजा आएगा। ये सुनकर माइक उससे कहता है कि वो तो जेकब को ही बुली करेगा, क्योंकि जेकब को वो हमेशा बुली करता आया है, जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आता है। दरअसल जेकब एक बहुत ही अच्छा लड़का था और वो काफी शरीफ था, जो कि उनसे दूरी बनाकर रखता था, लेकिन फिर भी माइक हमेशा उसके पास जाकर उसे परेशान किया करता था। जब वो लड़की ये सुनती है तो उनसे कहती है कि उन्हें प्रैंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग परेशान होते हैं। वो ये भी कहती है कि जेकब बहुत ही शरीफ लड़का है तो वो लोग उसे सताना बंद करें। ये सुनकर माइक हंसने लगता है और उससे कहता है कि उसे सताने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से भी कहती है कि वो माइक की बात ना माने, लेकिन माइक उसे धमका देता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उठकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सभी वहां से उठते हैं और मैनेजर के पास जाते हैं बिल पे करने के लिए। उन्हें देखकर मैनेजर उनसे पूछता है कि आखिर इस हैलोवीन पर वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर माइक उससे कहता है कि वो एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं। ये सुनकर मैनेजर खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि वो भी ये दृश्य देखना चाहता है। माइक उससे कहता है कि वो उसे वहां पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और ये उनके दोस्तों के बीच की बात है, तो उसे वहां पर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो बंदा उसे रिक्वेस्ट करता है, जिससे माइक मान जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि वो जेकब का टॉर्चर देख सके। उसके बाद हम जेकब को देखते हैं, जो कि काफी शरीफ लड़का था और वो मेंटली इल भी था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी। जेकब हमेशा टीवी देखता रहता था और उसे कॉर्न कैंडीज खाना बहुत पसंद था और वो एक बास्केट भी रखता था, जिसमें वो ढेर सारी कॉर्न कैंडीज इकट्ठा करके रखता था और वो हमेशा अपनी साइकिल से ही घूमता रहता था। जब हैलोवीन का फेस्टिवल होता है तो जेकब वहाँ पर एज एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, इसलिए जब वो अपनी जॉब पर जाता है तो फेस्टिवल का ओनर उससे पूछता है कि आखिर उसे देर क्यों हो गई। तब जेकब उससे कहता है कि वो कोई काम कर रहा था। उसके बाद वो उससे कहता है कि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं और उसे उनका ख्याल रखना है। उसके बाद वो उसे अंदर भेज देता है ताकि वो तैयार होकर बाहर आ सके, और जब वो तैयार होकर बाहर आता है तो वो अपने सामने माइक और उसके दोस्तों को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। माइक जेकब को परेशान करने लगता है और उसे बुली करता है, लेकिन जेकब खड़े खड़े बस उसकी बातें सुने जा रहा था। जब माइक वहां से जाने लगता है तो जेकब उसे धक्का दे देता है, क्योंकि उसे उसकी बातें बहुत ज्यादा तीखी लग रही थी, जिससे माइक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, और साथ में ही उसके दोस्त और वो मैनेजर भी उसे पीटने लगते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जेकब की सांसें चलना बंद हो गई हैं, और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेकब की मौत हो चुकी है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करेंगे, और वहीं पर जेकब की दोस्त उसे मरता हुआ देख लेती है और वो अपनी आवाज रोककर वहीं पर रोने लगती है, ताकि उन लोगों को ये ना पता चल सके कि उसने वो देख लिया है। उसके बाद माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा है, बल्कि वो लोग बहुत ही चिल थे। माइक कहता है कि उसके मरने में जेकब की ही गलती है, क्योंकि जेकब हर साल उनका टॉर्चर बर्दाश्त करता आया है। अगर वो उन्हें रोकता तो वो रुक जाते, लेकिन वो उनका टॉर्चर बर्दाश्त करता आता था और इसी कारण ही आज उसकी मौत हुई है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है, जो उनसे कहती है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, और वो लोग उसे शांत कराते हैं और उसे कहते हैं कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। इधर उस फेस्टिवल का ओनर जब जेकब की लाश को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये किसने किया होगा। वो बहुत ही गुस्सा करता है, क्योंकि उसके इवेंट पर उसके वर्कर की मौत हो गई थी और जेकब उसे काफी अच्छा लड़का लगता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो जेकब को एक चमड़ी का मास्क पहना देता है और उसके बाद एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जेकब जिंदा हो गया है, यानी किसी और की सोल उसके अंदर आ चुकी है। अब जेकब वापस आ चुका था और उसे उन लोगों से बदला लेना था। इधर माइक की दोस्त शेरिफ के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे माइक और उसके दोस्तों ने मिलकर जेकब को जान से मार डाला है। ये सुनकर शेरिफ उससे कहता है कि वो उसकी
उसकी रिपोर्ट को कुछ देर में लिख लेगा और वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। उसके दोस्त की मौत की सजा उसके गुनाहगारों को जरूर मिलेगी। उसके बाद वो घर में जाता है जहाँ पर वो माइक से मिलता है और हम जान पाते हैं कि दरअसल वो शेरिफ माइक का पिता है। वो माइक से पूछने लगता है कि आखिर उसने उस मासूम को क्यों मारा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक शेरिफ का बेटा मर्डर बन गया है। लेकिन माइक उससे कहता है कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। वो अपने पिता को झूठ बोल देता है और उसकी तहकीकात करने के लिए अगले दिन उसका पिता सर्कस में जाता है जहाँ पर वो इवेंट ऑनर से मिलता है और उससे पूछता है कि जेकब कहाँ पर है। ये सुनकर ऑनर उससे कहता है कि जेकब अभी अपने घर में होगा। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों ने उसे बुली किया था और मरने की हालत में छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उसने उसकी मरहम पट्टी की जिससे कि वो ठीक हो गया है और अब उसने उसे अपने घर में भेज दिया है। ये सुनकर शेरिफ उसका शुक्रिया अदा करता है उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए और वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद शेरिफ जेकब के घर जाता है पूछताछ करने के लिए। वो दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे कि शेरिफ को लगता है कि शायद उसके घर में कोई मौजूद ही नहीं है। लेकिन हम घर के अंदर से किसी को देखते हैं जो शेरिफ पर नजर बनाए हुए था। इधर वो लड़की जिसने रिपोर्ट लिखाई होती है उसके पास उसका दोस्त आता है जो उसे बताता है कि शेरिफ को अभी तक सबूत नहीं मिला है कि वो मरा है या नहीं, क्योंकि उसके ऑनर का कहना है कि वो अभी जिंदा है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और सोचती है कि काश जेकब जिंदा हो। इधर वो मैनेजर जब अपने रेस्टोरेंट में होता है तो वहाँ पर वो एक बंदे को बताता है कि उसकी हैलोवीन बहुत ही अच्छे से गुजरी। उसने जो काम किया है वो करके उसे बहुत ज्यादा मजा आया। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पंपकिन बास्केट पड़ी हुई है और उसके अंदर कॉर्न कैंडीज भी हैं। ये देखकर वो उन कैंडीज को खाने लगता है और तभी अचानक उसके पीछे जेकब आ जाता है और वो जेकब को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जेकब उसके पेट में हाथ डालता है और उसकी अतड़ियां निकाल देता है क्योंकि उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। कुछ देर बाद जब शेरिफ को पता चलता है तो वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां आता है। वहीं पर उसे कई सारी कॉर्न कैंडीज भी जमीन पर पड़ी हुई मिलती हैं। उसे ये बात पता थी कि मैनेजर ने भी जेकब को उस दिन टॉर्चर किया था और उसे लगता है कि शायद जेकब ने उसे जान से मारा है। जब शेरिफ बाहर जाता है तो वो कपल वहां पर पहुंचते हैं जो उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो वो उन्हें बताता है कि मैनेजर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है और आसपास कैंडीज गिरी पड़ी हैं और कैंडीज तो सिर्फ एक ही आदमी खाता है, यानी कि उसका कत्ल जेकब ने किया है। ये सुनकर वो बंदा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद जेकब उनसे भी बदला ले सकता है। इसीलिए वो माइक और अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताता है कि जेकब वापस आ गया है, इसलिए उन्हें अब सतर्क रहना पड़ेगा। माइक उससे कहता है कि जेकब बहुत ही कायर लड़का है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी को जान से मार डाले। तो वो उनसे कहता है कि उसे लगता है कि शायद मैनेजर का कोई दुश्मन रहा होगा जिसने उसे जान से मार डाला है। ये बात जानकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जब उसका एक दोस्त अपने घर में होता है तो उसे अचानक महसूस होता है कि उसके घर में कोई मौजूद है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने पंपकिन बास्केट नजर आती है और उसके अंदर कॉर्न कैंडीज मौजूद थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये चीज यहाँ पर कैसे आ गई। जब वो उस चीज को वहाँ से हटाने के लिए जाता है तो अचानक से जेकब दूसरे कमरे से वहाँ पर आ जाता है जो उसको पकड़ लेता है और उसके पेट में हाथ डालकर उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल देता है, जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर शेरिफ उस ऑनर के पास जाता है और उससे उस मर्डर के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि ये मर्डर किसने किया है। उसे उस रात जेकब जख्मी हालत में मिला था और उसने उसकी मरहम पट्टी की और उसे उसके घर भेज दिया रेस्ट करने के लिए। उसकी पूछताछ करने के बाद जब वो बाहर आता है तो ड्यूपिटी उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि माइक के एक दोस्त की मौत हो गई है। ये सुनकर शेरिफ हैरान हो जाता है और वो उसकी लाश के पास जाता है और देखता है कि उसे भी बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, ठीक उसी तरह जैसे उस मैनेजर को मारा गया था। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब ये जेकब का ही काम हो सकता है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ जेकब के घर जाता है तहकीकात करने के लिए। वो जेकब को आवाज लगाता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो तोड़कर एंटर हो जाता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब वो बेडरूम में जाता है तो उसे बहुत तेज बदबू आती है और जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर किसी की सड़ी हुई लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे आइडेंटिफाई करने पर पता चलता
चलता है कि दरअसल वो जेकब की माँ की लाश है जिसे उसने ग्रेवयार्ड से निकाल कर वहाँ पर रखा हुआ था। शेरिफ अपनी टीम को जेकब की तलाश करने को भेज देता है और वो खुद भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब जेकब जरूर उसके बेटे माइक के लिए आएगा, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकलेगा तो हो सकता है कि जेकब उसे भी जान से मार डाले। शेरिफ सारे घरों में जाता है और सबसे कहता है कि वो खिड़की दरवाजे बंद कर लें और कोई भी बाहर ना निकले। यहाँ पर एक कातिल घूम रहा है जो किसी को भी जान से मार सकता है। ये खबर जब सर्कस के एम्प्लॉइज को पता चलती है तो वो ऑनर से कहते हैं कि शायद ये उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा उनके शहर में पहले कभी भी नहीं हुआ और उसने जेकब की मदद की है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर यहाँ पर कर्फ्यू लग गया तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते और उन लोगों का फेस्टिवल भी बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब वो कमाई भी नहीं कर पाएंगे। ऑनर उससे कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल वो सभी गरीब लोग हैं जो कि हमेशा अमीरों से बुली होते आए हैं। जेकब भी उनमें से ही एक था और माइक बहुत ही पावरफुल है जिसने उसे जान से मार डाला था। ये अमीर लोग उन लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और कभी भी कुचल देते हैं। माइक और उसके दोस्तों ने मिलकर जेकब को जान से मार डाला था और बस मैंने उसे जिंदा किया ताकि वो अपना बदला ले सके। ये सुनकर वो सभी एम्प्लॉइज रोने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं और जेकब जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। इधर एक कपल जब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो वो लड़की वॉशरूम में जाती है कुछ काम करने के लिए और जब वो बाहर आती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी अचानक वो अपने पीछे जेकब को देखती है और उसे देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेकब वहाँ पर आकर उसकी जीभ काट देता है जिससे उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी शेरिफ वहाँ अपने डिप्टी के साथ आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि हो सकता है कि उस कपल के पीछे भी जेकब आए। जब वो अंदर जाता है तो उन्हें उस कपल की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि जेकब यहाँ पर अपना काम कर गया है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वो माइक को कॉल करता है और उसे कहता है कि बेटा तुम घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, क्योंकि उसके जो भी दोस्त हैं वो सारे मारे जा चुके हैं और अब जेकब उसके पास आएगा उसे जान से मारने के लिए, तो वो सतर्क रहे। माइक को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी कार से उस ऑनर के पास जाता है ताकि वो उससे जान सके कि आखिर उसने उसे वापस जिंदा कैसे किया। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है जो कि उससे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और वो तुरंत उसके सर पर वार करता है जिससे कि माइक वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर शेरिफ अपने घर में पहुँचता है तो अपने बेटे को आवाज लगाता है। अभी अचानक वो अपने घर में उस ऑनर को पाता है तो वो उस पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ पर है। तभी अचानक उसके पीछे एक एम्प्लॉय आता है जो कि उसे पीट कर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो ऑनर एक चाकू निकालता है जिससे वो शेरिफ की गर्दन ही काट डालता है, जिससे शेरिफ की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर माइक की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। तभी वो देखता है कि दूर से उसके फादर की गाड़ी आ रही है और उसे लगता है कि शायद उसके पिता यहाँ पर आए हैं उसे बचाने के लिए। वो गाड़ी के पास जाने लगता है अपने पिता से मदद मांगने के लिए, लेकिन तभी उसे उसके पिता का कटा हुआ सर नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा रोता है। तभी उसके सामने जेकब आ जाता है जिसे जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सारे कत्ल जेकब ही कर रहा था। जेकब बाहर निकलकर उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचता है जिससे कि उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। उसके बाद वो अपनी उंगली उसके मुंह में डालता है और एक एक करके उसके सारे दांतों को बाहर निकालने लगता है जिससे माइक को बहुत दर्द होता है। माइक जब ये टॉर्चर नहीं सह पाता तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और जेकब का बदलाव पूरा हो चुका था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम उस सर्कस के ऑनर को देखते हैं जिसने अपना सर्कस किसी और शहर में खोल लिया था। वहां पर वो एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और वो उसे जेकब की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक मुर्दा इंसान को जिंदा कर दिया और उसने अपने टॉर्चर करने वालों से बदला लिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। वो लड़की उससे कहती है कि उसे उसकी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और फिर सीन जेकब पर शिफ्ट होता है जहां पर वो अपने घर में बैठा होता है और वो कैंडी खा रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।